बीएससी पार्ट सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पेपर हम पढ़ रहे हैं। उसमें यूनिट सेकंड में हमने जो है कल माध्य ऊर्जा के पदों में जो है एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी, इन टॉपिक्स पे चर्चा की थी। आज हम आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा टॉपिक ले रहे हैं। आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा, आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा। अब जो आदर्श गैस की जो माध्य ऊर्जा हम फाइंड आउट करेंगे वो कुछ पदों में व्यक्त की जाती है। इसके लिए हम दो पद लेकर के चलेंगे। नंबर एक, जो आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा है, हम दो पदों में उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं स्मॉल ए करके, किसी विशिष्ट अवस्था आई में आदर्श गैस की जो ऊर्जा है उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि किसी विशिष्ट अवस्था आई में आदर्श गैस की ऊर्जा। तो सबसे पहले हम स्मॉल ए लेकर के हम इसको कंटिन्यू करते हैं। किसी विशिष्ट आईवी अवस्था में आदर्श गैस की ऊर्जा, किसी विशिष्ट आईवी अवस्था में आदर्श गैस की ऊर्जा। तो इसके लिए हम एक डायग्राम तैयार करते हैं और उस डायग्राम के बेसिस पर हम इसको आगे जो है बढ़ाते हैं टॉपिक को। तो हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। डायरेक्शन पे जो डिस्टेंस है ये Lx, और हम इस घन की y डायरेक्शन में जो ऊर्जा लेकर के चल रहे हैं वो है Ly, और z डायरेक्शन में Lz। मूल बिंदु से जो घन के द्वारा काटी गई एक्सिस है वो लंबाइयाँ हैं Lx, Ly और Lz, जिनको हम क्रमशः उस घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कह सकते हैं। तो हम माना कि जो हम घन ले रहे हैं, इस घन की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है Lx, Ly और Lz के रूप में है। इस घन में एक परमाणु आदर्श गैस भी उपस्थित है, और जब वो गैस इसमें उपस्थित है तो हम ये कह सकते हैं कि जो घन का आयतन होगा उतना ही गैस का आयतन होगा। तो घन का आयतन
आयतन कैपिटल B इज इक्वल टू LX LY LZ, ये हमारे पास घन का आयतन रहने वाला। तो यहाँ जो आयतन है वो है LX LY और LZ। अब चूंकि जो आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस के जो अणु हैं उन अणुओं के मध्य या परमाणु, जो आदर्श गैस के जो परमाणु हैं उन परमाणु के मध्य अंतर परमाणु बल कार्यरत नहीं होता है या अंतर परमाणु बल कार्य नहीं करता है। अतः अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा है वह शून्य होगी। अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा है वह शून्य होगी। और इस स्थिति में जो आदर्श गैस है, आदर्श गैस के अणुओं की जो कुल ऊर्जा है वह केवल और केवल गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। क्योंकि यदि हम कुल ऊर्जा की बात करते हैं तो कुल ऊर्जा के पदों में स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों को हम लेकर के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी तो केवल और केवल जो कुल ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा के तुल्य रहेगी। तो यहाँ हम बात करते हैं कुल ऊर्जा की। आइडियल अवस्था में जो कुल ऊर्जा है EI इज इक्वल टू वो होगी 12 mv² के रूप में। और इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, P²/2m, इसको मैं लिख सकता हूँ। और चूंकि जो संवेग है हर डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में px, y डायरेक्शन में py और z डायरेक्शन में pz है, तो संवेग सभी दिशाओं में उपस्थित जो संवेग है उनके वर्गों योग के बराबर होगा px² + py² + pz² डिवाइड बाई 2m। ये यहाँ पर संवेग रहने वाला है और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको दिया हमने समीकरण 2 के रूप में। अब माना कि गैस के अणु x दिशा में गतिशील है, जो आदर्श गैस के परमाणु है वो x डायरेक्शन में जो है मुक्त रूप से गतिशील है। तो उस डायरेक्शन में वो गति करते हुए जो है अप्रगामी तरंग का निर्माण करते हैं और अप्रगामी तरंग के निर्माण के साथ जो है x दिशा में वो जाना और वापस आना, इस तरह से जो है 2Lx यहाँ से ये गए और यहाँ से वापस टकरा करके वापस इतनी दूरी को तय किया। तो टोटल डिस्टेंस अप्रगामी तरंग के रूप में वो गति करते हैं। तो 2Lx डिस्टेंस को क्या करेंगे, तय करेंगे। तब जो अप्रगामी तरंग है, अप्रगामी तरंग के लिए जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध के अनुसार अप्रगामी तरंग के प्रतिबंध के अनुसार हम कह सकते हैं कि Px 2Lx इज इक्वल टू जो हमारे पास होगा Nx h। यहाँ 2Lx तो उसके द्वारा तय हुई, Px x डायरेक्शन में संवेग इज इक्वल टू Nx x डायरेक्शन में जो गतिशील परमाणु है वो h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है। Px इज इक्वल टू Nx h/2Lx इंटू, मैं इसे 2π से ऊपर और नीचे 2π से इसको जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और h/2π इसे हम प्लांक कांस्टेंट h क्रॉस के रूप में लिख सकते हैं।
क्योंकि एच क्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन 2 पाई, और एच क्रॉस के रूप में जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 1.054 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड के रूप, इस तरह से। और यदि प्लांक कांस्टेंट एच के रूप में लेते हैं तो एच क्रॉस न लेकर के एच के रूप में लेते हैं तो उस कंडीशन में 6.02 के रूप में इसकी वैल्यू लेते हैं इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड उसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ इसको हम एच क्रॉस के रूप में लेते हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एच क्रॉस पाई डिवाइड बाई एल एक्स। इस तरह से हमारे पास ये बनकर के तैयार होता है कि एक्स डायरेक्शन में जो संवेग का पद होगा वो कितना होगा एन एक्स एच क्रॉस पाई अपॉन एल एक्स के रूप में। सिमिलरली पी वाई इज इक्वल टू एन वाई एच क्रॉस पाई डिवाइड बाई एल वाई। पी जेड इज इक्वल टू एन जेड एच क्रॉस पाई डिवाइड बाई एल जेड। और इन तीनों इक्वेशंस को मिलाकर के मैं इन्हें देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ इस तरह से हमारे को पी एक्स पी वाई और पी जेड की वैल्यू फाइंड आउट होती है। इस समीकरण 3 से वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 2 के अंदर। तो समीकरण 2 में यहाँ जहाँ आपको पी एक्स पी वाई और पी जेड की वैल्यू रखनी है वहाँ ही वैल्यूज को रखते हैं। तो यहाँ अभी हम पहला पद पढ़ रहे हैं आदर्श गैस के माध्यम से फाइंड आउट करने के लिए आईवी अवस्था में एनर्जी के लिए। तो ई आई इज इक्वल टू, देखिए पी एक्स का स्क्वायर पी वाई का स्क्वायर पी जेड का स्क्वायर के रूप में यहाँ इन सभी पदों को हम रखेंगे। तो देखो पाई स्क्वायर एक पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई हमारे पास जो फॉर्मूला है वहां से हम 2m को सभी में से कॉमन ले लेंगे नीचे से, और जो हमारे पास पद बचेंगे x y और z के रूप में एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एल जेड स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये हमने फाइंड आउट की आईवी अवस्था में आदर्श गैस के लिए ऊर्जा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पद पे, और जो दूसरा पद है इसका वो कहलाता है समवितरण फलन। पहला पद तो आईवी अवस्था में ऊर्जा आदर्श गैस के लिए, और जो दूसरा पद है दूसरा पद होगा समवितरण फलन का। तो उसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो बी पार्ट है दूसरा भाग है वो होगा समवितरण फलन। समवितरण फलन, और समवितरण फलन को हम शुरू से जो है z के रूप में लेकर के चलते हैं कि समवितरण फलन z इज इक्वल टू समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ई आई का मतलब आईवी अवस्था में एनर्जी ले रहे हैं तो एनर्जी की जगह क्या आएगा ई आई, आईवी अवस्था में ऊर्जा। यदि माध्य ऊर्जा लेते हैं तो फिर ई बार लेते हैं। तो इस तरह से इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में हम ई आई की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 नहीं, इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 4 इसे हम दे चुके। तो फ्रॉम
इक्वेशन 4 and 5, z इज इक्वल टू समेशन i e की पावर माइनस बीटा, और ई आई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर के रूप में यहाँ हमारे पास ये पद बनेंगे। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू, ये जो पद रहेगा i इज इक्वल टू 1 to infinity रहेगा समेशन में, तो z इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to infinity। जब इसको हम ओपन करते हैं तो e की पावर ये x, y और z तीनों पद अलग अलग हो जाएंगे, तो e की पावर माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एल एक्स स्क्वायर माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एन वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एल वाई स्क्वायर माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एन जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एल जेड स्क्वायर। इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास बनकर के तैयार होती है, और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को। इस पूरी इक्वेशन को हम z इज इक्वल टू जेड एक्स जेड वाई जेड के रूप में लिखते हैं, जहां जेड एक्स इज इक्वल टू समेशन i बराबर 1 to infinity e की पावर माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एल एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह जेड वाई इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to infinity e की पावर माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एन वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एल वाई स्क्वायर। z इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to infinity e की पावर माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एन जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एल जेड स्क्वायर के रूप में होंगे। तो यहाँ इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7, 8 एंड 9। ये इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशन तैयार होती है। n के सतत मानों की कंडीशन में, n के सतत मानों की कंडीशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो कुल संवितरण फलन है, n के सतत मानों की कंडीशन में जो कुल संवितरण फलन होगा वो निम्न प्रकार से होता है। n के जो यदि सतत मान लिए जाएं तो उनके लिए जो कुल संवितरण फलन होगा वो होगा z x इज इक्वल, अभी हम x डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो x जेड एक्स इज इक्वल टू 1 to infinity e to the power माइनस बीटा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर
एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एल एक्स स्क्वायर डी एन एक्स। इस तरह से ये पद हमें फाइंड आउट होता है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि हम बार बार इतने बड़े पद को बार बार नहीं लिखेंगे, तो यहाँ जो e टू दी पावर है उसको हम u स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। तो माना बीटा पाई स्क्वायर एच कोस स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m एल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम u स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, दैट इज u स्क्वायर। हम मान करके चल रहे हैं, इमेजिन करके चल रहे हैं। तो बीटा अपॉन 2m की पावर 1/2 स्क्वायर हटाने पर एंड पाई एच क्रोस डिवाइड बाई एल एक्स इज इक्वल टू u। ये u की स्थिति है। यदि अल्पतम मान की बात करें, बिल्कुल अल्पतम मान की कंडीशन में, तब बीटा अपॉन 2m की पावर 1/2 पाई एच क्रोस अपॉन एल एक्स यहाँ हम nx को लिखना भूल गए, तो यहाँ nx भी लिखें, nx इक्वल टू u। तो हम अत्यल्प अवस्था की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अल्पतम अवस्था की। तो उसमें अल्पतम अवस्था में जो x डायरेक्शन में परमाणु है वो लेकर के चलते हैं dnx और du, दैट इज इक्वल टू du। ये जो कंडीशन है ये है अत्यल्प स्थिति में। ये जो कंडीशन हम nx को अत्यल्प अवस्था में dnx यानी कि अल्पतम मान के रूप में, u को अल्पतम मान के रूप में लेकर के चलेंगे तो d अल्पतम अवस्था की कंडीशन में, इसको हम लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमें वैल्यू मिलती है। इसके बाद dnx हमें फाइंड आउट करना है, इस पद का मान हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि dnx की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ इस जगह। तो यहाँ से dnx की वैल्यू फाइंड आउट करके, और हम जो समीकरण फलन की बात कर रहे थे zx, तो यहाँ हम इसको इसमें पुट करेंगे x डायरेक्शन में समीकरण फलन की कंडीशन में। तो dnx इज इक्वल टू du डिवाइड बाई बीटा अपॉन 2m की पावर 1/2 पाई h क्रॉस अपॉन एल एक्स। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, और इस वैल्यू को हम x डायरेक्शन में जो समीकरण फलन है उसमें रखते हैं। तो zx इज इक्वल टू 1 to infinity e to the power माइनस का u स्क्वायर du डिवाइड बाई बीटा अपॉन 2m की पावर 1/2 पाई h क्रॉस अपॉन एल एक्स। इस तरह से यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी। तो जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर की तरफ ले लेते हैं। तो 2m अपॉन बीटा की पावर 1/2 एल एक्स अपॉन पाई h क्रॉस 1 to infinity
e⁻⁻u² d, ये वैल्यू हमें मिल जाती है। और जो ये पद है, ये पद, इसका डायरेक्ट हमें समाकलन ध्यान में रखना है कि इसका जो सीधा सीधा समाकलन होता है वो होता है √π/2 के रूप में, क्योंकि वहाँ हमें इसको कैलकुलेट करने का इतना टाइम नहीं मिलता है। इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट याद रख के इसको डायरेक्ट पुट करना है यहाँ पर। तो इसका समाकलन होगा √π/2 के रूप में। तो इसको यहाँ रखते हैं, तो zx = 2m/β⁴ lx /π/√π/2, ये यहाँ पर हमें फाइंड आउट होता है। और यहाँ देखें तो 2 की एक पावर हाफ पावर से हाफ पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पाई की जो है हाफ पावर से हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो यहाँ पद बनता है, कैंसिल आउट होने के बाद हाफ पावर कैंसिल कर देंगे। हाफ पावर कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास यहाँ पद बनेगा zx के लिए, जो यानी कि जिसे हम x डायरेक्शन में संवितरण फलन की बात कर रहे हैं, तो वो होगा m/2π/2m/2π/2 की होल पावर 1/2। इन सभी पदों की होल पावर क्या हो जाएगी 1/2, और अपने पास बचेगा lx। इसे देते हम इक्वेशन नंबर, लास्ट इक्वेशन नंबर हमारे पास जो भी रहा उससे आगे बढ़ते हुए हम इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे। मुझे ध्यान नहीं लिखा नहीं कहाँ पे कितना नंबर था, तो इसको वो इक्वेशन नंबर आप जो है दे दें। इसके बाद सिमिलरली zy = m/2π/β⁴² ly z = m/2π/β⁴² lz के रूप में ये पद हमें फाइंड आउट करते हैं। अब इसे हम जो शुरुआत में हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी z = zx zy zz के रूप में, उस इक्वेशन में इन तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे। We know that z = zx zy and zz। तो यहाँ इन तीनों की वैल्यूज रखें, तो रखने पर हमें z = फाइंड आउट होगा m/2π/β⁴² lx ly lz, ये फाइंड आउट होगा। इसको हम आयतन b से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आयतन b है, तो हम इसको जो है आयतन b से इसको रिप्लेस कर दे, तो ये आयतन b, ये हमारे पास जो है संवितरण फलन फाइंड आउट होता है। आदर्श गैस के लिए जो संवितरण फलन हम फाइंड आउट करेंगे वो ये होगा। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। z = m/2π/β⁴²। एक्स को स्क्वायर को बाहर लेंगे तो पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो v/2
h क्रॉस की पावर 3। तो कई जगह इस रूप में भी ये फाइंड आउट होता है। तो ये कहलाता है आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन। आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन ये पद कहलाता है। आज हमने जो है आदर्श गैस के लिए माध्य ऊर्जा के दो पद हैं उनको फाइंड आउट किया। इससे आगे बढ़ते हैं माध्य ऊर्जा पर। तो आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा की बात करते हैं तीसरे पद में। आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा। अब हम बात कर रहे हैं आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा की ई बार की। तो हम जानते हैं कि जो आदर्श गैस की जो माध्य ऊर्जा है, आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा के लिए का जो मान होगा वो होगा ई बार इज इक्वल टू माइनस का 1/z और डेल z अपॉन डेल बीटा के रूप में। We know that average energy that is E बार इज इक्वल टू -1/z डेल z अपॉन डेल बीटा। इसको देते हैं हम इक्वेशन 1। और हमने जो अभी इक्वेशंस डेवलप की है z और डेल z के रूप में, वहाँ से हम इनकी वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पर z की यहाँ से वैल्यूज रखेंगे। तो E बार इज इक्वल टू माइनस का 1/z। तो माइनस का 1/z की वैल्यू यहाँ से रखते हैं हम। तो 1/z की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी 1/m डिवाइड बाई 2 पाई बीटा की पावर 3/2 h क्रॉस t डॉट v के रूप में, इस तरह से। फिर डेल z अपॉन डेल बीटा, यानी कि बीटा का जो है विद रेस्पेक्ट टू z का जो है विद रेस्पेक्ट टू बीटा हम इस पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन बनेगी m अपॉन 2 पाई बीटा 2 पाई के रूप में ही बनेगी। 2 पाई बीटा नहीं लिखेंगे, 2 पाई h क्रॉस की पावर 3 h क्रॉस पावर 3/2 v अपॉन h क्रॉस की पावर 3। इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी। और बीटा का यदि हम जो है विद रेस्पेक्ट टू इसका पार्शियल डेरिवेशन लें तो वो बनेगा डेल बाई डेल बीटा, बीटा की पावर 3/2 इस तरह से। और सॉरी बीटा की पावर -3/2 नीचे है तो ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो माइनस की पावर 3/2 के रूप में रहेगा। अब यहाँ पर जो पद कैंसिल आउट हो रहे हैं उन पदों को कैंसिल आउट करेंगे। तो h की पावर 3 से h की पावर 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ जो m अपॉन 2 पाई है और उसकी पावर 3/2 है वो यहाँ कैंसिल हो जाएगी। तो कैंसिल होने पर जो हमारे पास पद बनेगा
यहाँ m/2 से m/2 की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगी और v से v कैंसिल हो जाएगा। तो E बार इज इक्वल टू जो हमें यहाँ मिलेगा वो मिलेगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 3/2 1/, बीटा की पावर माइनस 3/2 और ऊपर की तरफ जो पावर बनेगी बीटा की पावर, ये तो यहाँ का जो बीटा है ये पावर 3/2 थी, इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो बीटा की पावर माइनस 3/2 बनेगा। तो ये बीटा की पावर माइनस 3/2 इसका है, इस वाले पद में, ठीक है। इसके बाद इस बीटा की पावर माइनस 3/2 का हमने जो है डिफरेंशिएट किया तो माइनस का 3/2 तो माइनस माइनस प्लस 3/2 ये पद आ जाता है, और बीटा की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 n-1 करेंगे तो यहां पर हमारे पास बनेगा माइनस की पावर बीटा की पावर माइनस का 5/2, बीटा की पावर माइनस 5/2 के रूप में। तो इस तरह से जो माध्य ऊर्जा का रिजल्ट हमें मिलता है वो है 3/2 बीटा की पावर माइनस 5/2 डिवाइड बाई बीटा की पावर माइनस 3 बीटा की पावर माइनस 3/2। इनको सॉल्व करते हैं तो E बार इज इक्वल टू 3/2 बीटा की पावर माइनस 5/2 प्लस 3/2, तो E बार इज इक्वल टू 3/2 बीटा की पावर, इसको जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा और यहाँ पर बनेगा माइनस 1, यहाँ ऊपर माइनस 2 बचेगा तो 2 से 2 कैंसिल, बीटा की पावर माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 बीटा, और हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू 1/kT होता है, चूंकि बीटा इज इक्वल टू 1/kT के रूप में होता है, इसलिए माध्य ऊर्जा इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू 1/kT रखेंगे तो 3/2 और kT, तो 3/2 kT के रूप में जो है यहाँ हमें एक परमाणु आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा फाइंड आउट होती है। ये है आपके पास एक परमाणु आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा, एक परमाणु आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा 3/2 kT के रूप में। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।